जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। आपका एक सिंगल क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, रेलवे के जितने एग्जाम्स होते हैं इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो हिंदी में होगी, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो ऑक्सीजन होती है यानी जो वायु होती है वो नोज़ में जाती है यानी नाक में जाती है। नाक के थ्रू ये आती है ग्रसनी में, और ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो जाती है लैरिक्स में, और लैरिक्स को हिंदी में स्वर यंत्र कहा जाता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके गले में एक उठा हुआ उभार होता है, तो वहीं पे आपका लैरिक्स पाया जाता है यानी स्वर यंत्र आपका वहीं पे पाया जाता है। और यहाँ पे एक और संरचना होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस एक पत्ती की समान संरचना होती है। इसका काम क्या रहता है, जब आप कभी भी खाना खाते हैं तो ये खाना को श्वसन नली में पहुंचने से रोकता है, तो ये काम एपिग्लोटिस का होता है। इसके बाद जब ऑक्सीजन नीचे आती है तो वो आती है ट्रेकिया में। जो ट्रेकिया होती है एक पाइप के समान संरचना होती है जिसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं जो कि सी शेप की बोन्स होती हैं। और इन बोन का काम रहता है कि जब हम लोग वायु को बाहर छोड़ते हैं तो ये चिपकने से रोकती है, और ये चिपकने नहीं देती। अगर ये चिपक जाए यानी ये पाइप की जो दोनों लेयर है ये दो आपस में चिपक जाए तो श्वसन अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब वायु रहती है ट्रेकिया से नीचे जाती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड जाती है और एक राइट साइड जाती है। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। और ये फेफड़े जो होते हैं शंकु के शेप के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शंकु शेप के होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो पिंक होता है। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि बताइए फेफड़ों का कलर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं पिंक होता है। और इन्हीं फेफड़ों में बहुत सारी ब्रोंकिया पाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो ट्रेकिया होती है कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकी कहा जाता है। और ब्रोंकी भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसे एल्बियोली कहा जाता है। और एल्बियोली की जो लेयर होती है बहुत थिन होती है। और थिन लेयर से क्या है, क्योंकि इसके पीछे हमारी जो ब्लड सेल्स है वो पाई जाती हैं, यहाँ पे मतलब खून का प्रवाह होता रहता है। तो जब भी यहाँ से ऑक्सीजन कैरी होती है तो इसकी लेयर इतनी पतली होती है कि ऑक्सीजन इसके आर पार चले जाती है और वो जाके ब्लड में मिल जाती है और पूरे शरीर में पहुँच जाती है। और इसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है। और दोस्तों डायफ्राम एक ऐसी संरचना है जो केवल मैमल्स यानी स्तनपायी में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया मिल गया होगा। अब हमें इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उससे पहले मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग फेफड़ों की, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो जो फेफड़े जैसे कि मैंने बताया पिंक कलर के होते हैं, शंकु के शेप के होते हैं, और ये स्पंज होते हैं, मतलब स्पंज की तरह वर्क करते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पाया जाता है, मतलब लेफ्ट साइड के फेफड़ों में पाया जाता है, जो कि हृदय खांच जिसे इंग्लिश में कार्डियक नोक बोलते हैं उसमें पाया जाता है, लेफ्ट साइड पाया जाता है। इसलिए जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है कंपेयर करें अगर राइट साइड के तो उससे थोड़ा सा छोटा होता है। और जो फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त आता है वो फुस्फुसी धमनी द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा आता है। और ये बॉडी की एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो प्योर ब्लड जाता है वो आपकी फुस्फुसी सिरा से जाता है यानी पल्मोनरी वेन से जाता है। और बॉडी की एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। और दोस्तों जब हम लोग हार्ट का फंक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन होती हैं ये किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से ब्लड को ले जाती हैं, ये सब उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग रेस्पिरेशन का देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं श्वसन की यानी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन को अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो सांस का लेना एवं छोड़ना यानी ऑक्सीजन लेना एवं छोड़ना। लेकिन अगर हम लोग विज्ञान के विषय में बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा का उत्पादन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण एनर्जी मिलती है। और जितने भी पेड़ पौधे और ह्यूमन और जितने भी जानवर या जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उन सब में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो एक जैसी होती है। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी देता है, और जो एनर्जी देता है वो 673 एनर्जी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है। और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और प्लस वाटर रिलीज होता है। तो आप सोचते होंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो इसी प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनती है।
तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में केमिस्ट्री के जो पोर्शन होता है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। और आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है, क्योंकि आजकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इक्वेशंस पूछ ली जाती है। हम जो इन्वायरमेंट से जो वायु लेते हैं उसमें 78.8% नाइट्रोजन होती है, 21% के लगभग ऑक्सीजन होती है और 0.03% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। तो इस रेशो में हम जो है हवा लेते हैं शरीर में, और जब हम हमारे बॉडी से जो हवा छोड़ते हैं उसमें 16% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहती है। बाकी का जो पोर्शन रहता है वो नाइट्रोजन गैस का रहता है। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो गैसों के आदान प्रदान के द्वारा होती है, यानी विसरण विधि के द्वारा होती है। विसरण एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अधिक आयतन से कम आयतन की ओर चीज़ों का प्रवाह होता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती हैं उससे जो कम क्वांटिटी में चीज़ें पाई जाती हैं उसके ओर उसका प्रभाव होता है। तो इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होता है वो बाहर पाए जाने वाली गैस के कंपेयर में कई ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो आपको ये भी प्रोसेस याद रखनी है कि कैसे ऑक्सीजन जाती है, वो मैंने आपको बता दिया था, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और एक स्वस्थ जो ह्यूमन होता है, यानी एक हेल्थी ह्यूमन होता है, वो 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेता है। और बच्चों में अगर देखा जाए तो ये 44 होता है, 1 मिनट में 44 टाइम वो लोग सांसें लेते हैं। और जो रेस्पिरेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है वो तंत्रिका नियंत्रित करती है, यानी तंत्रिका कोशिका जो आपकी होती है, नर्वस सिस्टम होता है, उनके द्वारा होता है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होते रहता है। अगर हम सो भी जाए तो भी रेस्पिरेशन चलते रहता है बॉडी में। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन बॉडी में कैसे अंदर जाता है और बाहर निकलता है। तो जो हीमोग्लोबिन, जो आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलके एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, यानी टेम्परेरी एक यौगिक बना लेता है जिसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलके एक टेम्परेरी यौगिक बना लेता है जिसका नाम होता है HbO2, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो आपको याद रखना है जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो बैंगनी होता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसका कलर हो जाता है चमकीला लाल। इसके कारण आपका जो ब्लड होता है वो आपको चमकीला लाल दिखाई देता है, और इसीलिए जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमें बैंगनी कलर का दिखाई देता है। लोगों को ये डिफरेंस भी नहीं पता होता, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और जो एक हेल्थी ह्यूमन होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर जिस किसी के बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों जानलेवा गैस है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे नॉलेज मिलेगा। दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कंपेयर में लगभग 250 गुना ज़्यादा अच्छे से घुल जाता है, मतलब मिल जाता है। तो इसीलिए ये डेंजर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कंपेयर की जाए तो 250 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में विलय होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का अवरुद्ध हो जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाँव में जो औरतें चूल्हे पर रोटी बनाती है उनको अक्सर श्वसन संबंधी समस्या होती रहती है, क्योंकि उनके श्वसन में कंटिन्यू कार्बन मोनोऑक्साइड जाती रहती है। आपने कभी भी लकड़ी जलाया होगा और उसमें जो वाइट धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, और ये एक अस्थायी यौगिक होता है क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? दोस्तों हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब भी हम कभी ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिसके कारण लोगों को हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी सांस लेने में कमी होती है। इसके कारण हमारी बॉडी जो आरबीसी का है उत्पादन बढ़ा देती है,
आरबीसी के उत्पादन बढ़ाने से क्या लाभ होगा, क्योंकि जब आरबीसी का उत्पादन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन का भी उत्पादन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी बॉडी। इसीलिए ऊंचाई पे जाने पर, जो ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनमें ब्लड नॉर्मल लोगों के कंपेयर में आरबीसी उनके बॉडी में ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो पूरा ख़त्म हो चुका है और मैंने, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हो। मैंने सारे इसमें टॉपिक कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।